is Nigeria being held back by its dependence on oil and gas? मतलब ये हमें केस ये बता रहा है कि क्या नाइजीरिया का पूरा डिपेंडेंसी रिलायंस ऑयल और गैस में ही है, ये बात करनी है। Nigeria has about half of West Africa's population with approximately 202 million people and one of the largest populations of young people in the world. छोटी उम्र के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल है, विद इन अबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सही है। इट इज अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर एंड हैज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ऑन द कॉन्टिनेंट। मतलब आप ये समझें कि नेचुरल रिसोर्सेज इसके बाद कुछ ज्यादा ही अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा भाई, नाइजीरिया इज हाईली वल्नरेबल फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन। सही है। caused by the COVID-19 pandemic, particularly due to the steep decline in oil prices। क्योंकि कोविड 19 में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया था ऑयल प्राइसेस के अंदर। सही है। तो सर पूरी हमारे पास हमने क्या एक्सपीरियंस किया है कि नाइजीरिया इज हाईली वल्नरेबल। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, nationally 40% of Nigerians live in poverty while another 25% are vulnerable and could fall into poverty due to pandemic। मतलब कि इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है बार बार, और हमें नहीं पता कल क्या हो सकता है, आइडिया नहीं है जरा भी। ठीक है। अच्छा, ऑयल अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ नाइजीरिया एक्सपोर्ट। आप खुद सोचो कि ये इतना ज्यादा रिलाय करता है कि 80% ऑयल का मतलब 80% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट आर फ्रॉम ऑयल ओनली। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं जरा। हाँ, a dominant position that it has occupied since the 1970s, many people believe that Nigeria needs to move further away from its dependence on oil and natural gas। भाई लोगों ने बोला कि यार नाइजीरिया बहुत हो गया, तुम जरा ये अपनी रिलायंस अपनी डिपेंडेंसी हटाओ, वरना तो कल को अगर थोड़ा सा भी ऑयल की डिमांड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा तो फिर आप तो बहुत बड़ा फॉल एक्सपीरियंस कर रहे होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशियल अटेम्प्ट्स एट सर ये वाला डाइवर्सिफिकेशन। हमने किया हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये नहीं किया हुआ, नहीं हुआ, नहीं है। ये तो अभी का रीसेंट पेपर है ना। आ जाए। या तो हम दोनों ने साथ बैठ के किया था नहीं फिजिकली। नहीं, ये नहीं, ये असल में नाइजीरिया वाली है ना, एक दो केस स्टडीज हैं। सही है। ये नहीं करी होगी हमने कभी भी। चलें ठीक है। Initial attempts at diversification have produced limited gains as the policies have been aimed mainly at the domestic market to create jobs and to improve living standards. There needs to be a focus on export oriented manufacturing that should boost economic growth as it has done in countries such as Malaysia and Indonesia। भाई उन्होंने बोला कि आप देखो, आप दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। सही है। जब दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जाओगे ना, तो इससे ये होगा कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे भी जो है वो हमारे पास जो है वो हो सकती है फिर। ठीक है। ये इनका मेन मकसद ये है कि भाई देखो, आप है ना ऑयल की पे पूरा रिलाय नहीं करो, आप दूसरी चीजों की तरफ भी जो है वो आ जाओ। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात करी कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दीज कंट्रीज, मोर ओपन ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि अब फॉरेन सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है एंड कंपटीशन पॉलिसीज वुड हेल्प टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी, especially as the African continental free trade area takes effect। Nigeria needs to create at least 5 million new jobs each year to employ its growing population of young people। मतलब उसको कितना ज्यादा उसके ऊपर टेंशन है कि उसको अपनी जॉब्स मार्केट के अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, जॉब मार्केट को भी क्रिएट करना है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन ग्रो हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपके सामने है कि परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। सही है। 1.6 से 0.8, फिर 1.9। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया।
फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया और फिर डिक्रीज हो गया। सही है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट की मैं बात करूं तो सर कॉन्स्टेंटली हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशन है। सही है। यहाँ पे हमारे पास डिसइन्फ्लेशन है, यहाँ भी डिसइन्फ्लेशन है, और यहाँ हमारे पास इन्फ्लेशन है। ठीक है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई तो है बट कम से हो रही है। आगे चलते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस। सर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव में हुआ, यहाँ नेगेटिव में चला गया और यहाँ भी नेगेटिव में। फिर गवर्नमेंट का बजट बैलेंस, मतलब गवर्नमेंट का बजट बैलेंस। सही है। हमारे पास क्या है भाई कि आपके सामने है कि जो रेवेन्यू जनरेटेड है वो कम है, और जो हमारा जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल ये तो नेगेटिव दिखा रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव है ये। अच्छा भाई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सर आपके सामने है, मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है और पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज जो है वो हो रही है। आगे चलते हैं। Nigeria's economy entered a recession in 2020 due to fall in crude oil prices caused by falling global demand and measures to fight the spread of COVID-19. Inflation rose in 2020 due mainly to higher food prices, the removal of fuel subsidies and an increase in the price of electricity. आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर लें कि इन्फ्लेशन जो है ये क्यों हुई है, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल सब्सिडीज हट गई और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई। ठीक है। The budget deficit also worsened in 2020 क्योंकि कोविड 19 आया था, तो गवर्नमेंट को लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्पेंडिंग वगैरह करनी पड़ रही थी। टैक्स रेवेन्यू थे नहीं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, लोग इनकम अर्न नहीं कर रहे थे, तो वो कैसे टैक्स वगैरह जो है वो देते। और आप जो है वो एक्सपीरियंस करते जो भी प्रॉब्लम वगैरह नेशनल डेट के अंदर आप जो है वो फंस जाते। ठीक है। आगे चलते हैं। नाइजीरियाज नेशनल डेट is sustainable at 25% of GDP, पर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर हाई। इंटरेस्ट पेमेंट हाई का मतलब ये कि इसने जो है वो डेट बहुत ज्यादा जो है वो बोरो किया हुआ है। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 90-50% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, Nigeria's government could improve its finances by reforming domestic tax collection. Non-oil tax revenue is equivalent to just 4% of GDP. An increase in the rate of वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स आपने लगाया 5% 7.5% हो गया, जिसकी वजह से लेस रेवेन्यू देन फोरकास्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन। ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है हमारे पास, लोगों के पास भाई महंगा होगा प्रोडक्ट, तो लोग जो है वो क्यों खरीदेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। A wider tax base could help the budget, but this will require significant reform to reduce both tax evasion and a large informal economy. हमारे पास सर क्या है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज भी कर रहे हैं ताकि हम टैक्स इवेजन वगैरह की तरफ नहीं जाएं। सही है। ना ही हमारे पास इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो। अब ये एक आपकी जो है वो केस स्टडी जो है वो, असल में केस स्टडीज है ना, वो कोई ना कोई रियल लाइफ आपके जो मैगजीन्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या ये सारे जो होते हैं ना, इसमें से जो है वो लिया जाता है। ठीक है। अच्छा। आगे चलते हैं जरा। हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है। चले। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गवर्नमेंट बजट बैलेंस ऑफ नाइजीरिया इन 2016। सही है। विद द गवर्नमेंट बजट बैलेंस इन 2020। ठीक है। अच्छा। 2016 से लेके और 2020, इसके बीच में क्या हुआ है हमारे पास के नाइजीरिया का जो बजट है वो कहाँ पे था भाई, आपका डेफिसिट में था दोनों सालों में। ठीक है। पर अगर हम लोग देखें तो बजट डेफिसिट जो है
वो हो चुका है आपका इंक्रीज। क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि आपका जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू। सही है। आपके सामने है ना, आप खुद देखें यहाँ पे कि 2016 और 2019 -3.9 था। पहले भी कोई ऐसा कोई खास नहीं था, पहले भी ये नेगेटिव में था, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बस आप इतना ही जो है वो लिखेंगे। फिर आते हैं 1B पे। यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व demonstrate the impact of the rising level of unemployment of the Nigerian economy. अच्छा भाई, अब इसमें हम लोग को क्या करना है भाई? पीपीसी डायग्राम बनानी है और बताना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास। देखो, जब कभी भी कर्व आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज तो है बट वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रही है। रिसोर्सेज हैं भाई, जरूर है, बट वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रही है। मतलब आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हो पॉइंट ए पे। सही है। डन है। अच्छा, तो अब इसका आंसर लिखते हैं कि भाई अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट a rise in unemployment means that fewer resources are being utilized. सही है। Showing underutilization। सही है। अच्छा, if it would be, अभी एक अच्छा पॉइंट है, if it would be for a long term, then it will be affecting productivity plus may create an inward shift in the PPC। सही है। अच्छा, 1C, consider the extent to which the removal of fuel subsidies in Nigeria would lead to an increase in inflation। कि अगर फ्यूल सब्सिडीज हटा दी तो इससे इन्फ्लेशन कैसे होगा? 4 मार्क्स। सबसे पहले हमने बात करी कि यार देखें, जब आप फ्यूल सब्सिडीज को हटाएंगे इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच विल लीड टू एन इनवर्ट शिफ्ट। सही है। जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूल की प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। भाई ग्राफिकली अगर आप लोग देख लो, आपको नहीं समझ आ रहा तो क्वांटिटी, प्राइस, ये थी अपनी डिमांड की लाइन और ये थी अपनी सप्लाई की लाइन। अभी हमें सब्सिडीज जो है वो मिल रही थी, पर जैसी सब्सिडीज कम हो गई, क्या होगा सर? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, नहीं होगी? ठीक है। पर साथ में एक और चीज हुई है कि प्राइस लेवल जो हमारे क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है। अच्छा भाई, फिर हमने बात करी कि कैसे ये इन्फ्लेशन को जो है वो कर सकता है, कैसे इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। हमारे पास होता ये है कि देखें, फ्यूल जो है
वो एक ऐसा गुड है जिसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। मतलब उसकी जो वेटेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, सीपीआई के अंदर, वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। और फ्यूल जो है वो एक बहुत बड़ा एक इनपुट है, एक की रिसोर्स है। तो अगर वही चीज महंगी होगी तो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा, क्योंकि हमने बोला कि फ्यूल की डिमांड इनइलास्टिक है, तो कंज्यूमर्स कैन नॉट स्विच। जब वो स्विच नहीं कर सकेंगे टू ऑल्टरनेटिव्स, क्या होगा हमारे पास के प्राइसेस जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होंगी। डन है। वापस ये सवाल पे आते हैं, वुड लीड टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो देखा हमने भाई, ये एक रीजन है जिसके वजह इन्फ्लेशन जो है वो हो रही है। डन। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और बड़ा मसला है, दैट इज वेज प्राइस स्पाइरल का। कि जब फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होगी तो वर्कर्स क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ज्यादा वेजेस। ठीक है। जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या भाई, वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है। 4 मार्क का सवाल था, इजी था। आगे चलते हैं। assess whether using supply side policy is the best way to diversify the Nigerian economy away from its dependence in of oil and natural gas exports। देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास के सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो आपकी डाइवर्सिफाई कर सकती है इकोनॉमी को। सप्लाई साइड पॉलिसी कैन डाइवर्सिफाई एन इकोनॉमी। पहली बात कि देखें कैसे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। ठीक है। कि भाई अब एजुकेट आप करोगे, ट्रेन करोगे, तो इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा। सही है। अच्छा, फिर हमने बात करी कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे इन्फेंट इंडस्ट्रीज को। तो एक बात हो सकती है हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, ताकि कैरेज कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारी बच जाए। ठीक है। दूसरा, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए कि अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है। दूसरा, सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डी रेगुलेशन कर देती है। जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो पावर है कम होता है देन आपके प्राइवेट सेक्टर। पर गवर्नमेंट को अभी इतना जो है वो उसके बारे में अक्सर जो है वो अगर नहीं पता तो चलेगा। ठीक है। डन। देन योर प्राइवेट सेक्टर फर्म। तो ये तो सर हमने क्या पढ़ा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से कि ये क्या बेस्ट वे है टू डाइवर्सिफाई द नाइजीरियन इकोनॉमी। अभी तो हमने बात करी कि सप्लाई साइड पॉलिसी में कैसे आप जो है वो करोगे। अब हम लोग असल आंसर पे आते हैं। ये तो देखो कॉन्सेप्ट भी समझाना था साथ साथ। आंसर ये है कि देखो, क्या था सवाल, ये बेस्ट वे इसलिए भी है क्योंकि सर हमारे पास लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरा, हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहे होंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है।
ठीक है। अब एसएसपी सप्लाई एंड पॉलिसी को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, क्यों? क्योंकि सर हमारे पास टाइम लैग बहुत बड़ा होता है। सही है। मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इट विल बी टेकिंग टाइम टू क्रिएट इम्पैक्ट इन इकोनॉमी, विल बी टेकिंग टाइम टू इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। दूसरा, हमने ये बात करी कि देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस बजट डेफिसिट्स। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग एक और बात करते हैं कि यार देखो, जो भी पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट अनसर्टेन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बाद में हमें बोलो। तो भाई बिजनेस जो है, ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी अनसर्टेनिटी अगर है, वो ऑब्वियस सी बात है शायद वो इन्वेस्ट यहाँ पे जो है वो नहीं करे। ठीक है, डन है सर, ये हमने बात कर ली है। असेस हमने देख लिया। अब आ जाते हैं पार्ट ई की तरफ। असेस वेदर एडजस्टिंग द कलेक्शन ऑफ direct tax or indirect tax likely to be more effective in increasing the tax revenue collected by the Nigerian government. चले, हमारे पास देखें, अगर गवर्नमेंट लेट सपोज, हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं और इससे क्या जो है वो ड्रॉबैक्स जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि असेस बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो हमें अदर साइड ऑफ स्टोरी भी जो है वो लिखनी पड़ेगी। चलें, हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि देखें, डायरेक्ट टैक्स अगर आप लेते हैं, सही है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होगा वो जनरेट हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो नेचर है वो होता है प्रोग्रेसिव नेचर। सही है। तो हमारे पास जो है इन दोनों सिनेरियोज में हमारे पास बर्डन ऑन पुअर जो है वो क्या होता है, कम। दूसरा, इसकी वजह से हमारी इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही होती है। ठीक है। मसला बस ये है कि देखें, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि आपके जो हाई इनकम अर्नर्स हैं वो क्या होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे टैक्स इवेजन के अंदर। ठीक है। दूसरा, अगर कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने इनकम टैक्स नहीं बोला, डायरेक्ट टैक्स बोला है, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे कि भाई यार यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि टैक्स ही इतना ज्यादा है। सही है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर कर लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स इवेजन जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट गुड्स पे टैक्स लगा हुआ है, कहाँ कहाँ आप लोग जो है वो टैक्स को इवेड करोगे। दूसरा, अपना इट इज इजी टू कलेक्ट, कि जो जो कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली वाला टैक्स पे कर रहा होगा। दूसरा, स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। दूसरा, हम लोग ये बात कर सकते हैं यार कि देखें, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनका नेचर है रिग्रेसिव। जब रिग्रेसिव नेचर होगा
तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इनकम इनक्वालिटी तो दूर दूर तक नहीं होगी। सही है। दूसरा, हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यार आपकी जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही होंगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड पे, एग्रीगेट डिमांड पे भी हिट आ रहा होगा। सही है। जब आप कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को तो आप यही लिखेंगे कि देखें, ओवरऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, सही है, मे बी यूज्ड, सही है, टू क्रिएट फेयरनेस, सही है, एंड टू जनरेट रेवेन्यू। तो कोई आप जब भी यहाँ पे कोई भी पॉलिसी लें तो कोशिश करें कि भाई यार दोनों पॉलिसीज को साथ ही ले लें। सही है, ताकि फेयरनेस हो जाए और आप जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सको थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। सही है, डन है। चले सर, ये हो गई हमारी आज की जो है वो केस स्टडी। अगर कोई मसला है तो जरा पूछ ले भाई।